हत्या, बलात्कार, बेखौफ है गुनहगार। जुर्म के रहनुमाओं की जहरीली साजिशों से आपको करने खबरदार मैं रवि लेकर आया हूं जुर्म की अंधेरी दुनिया की काली हकीकत का पर्दाफाश करने वाला अनूठा शो इंडिया क्राइम। एक तरफ जहां पूरा देश दिवाली का त्योहार मना रहा था, ठीक उसी वक्त देहरादून में हत्यारों ने एक परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का दावा है कि इस सामूहिक हत्याकांड के पीछे प्रॉपर्टी विवाद है। दिवाली की रात, दहला देहरादून। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जब से अजय रोतेला ने एसएसपी का पद संभाला है, अपराधियों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। गुरुवार को जहां पूरा देश दिवाली के त्योहार में डूबा हुआ था और देहरादून में पटाखों का शोर था, ठीक उसी वक्त बेरहम कातिलों ने आदर्श विहार कॉलोनी के इस घर में एक साथ 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। देहरादून कोतवाली के किशन नगर क्षेत्र में एक सूचना आई पुलिस को कि यहाँ घर पे डेड बॉडीज है। यहाँ आने पे देखा कि यहाँ पर 4 लोग की बॉडी थी। इसमें घर के ओनर और उनकी वाइफ की डेड बॉडीज थी। उनके द्वारा अपने ही रिलेटिव को एक अडॉप्ट किया था, हनी, जो कि बताया गया प्रेग्नेंट है। उसकी डेथ हो गई है, बॉडी अभी हॉस्पिटल में है। और उनकी एक बच्ची है, उसकी डेड बॉडी भी बिस्तर में पड़ी है। इस दिल दहला देने वाली वारदात के बारे में शुक्रवार की सुबह तब मालूम हुआ जब घर में काम करने वाली नौकरानी घर में पहुंची। घर के अंदर घर के मुखिया, उनकी पत्नी के साथ उनकी गोद ली हुई बेटी और उनके नाती की खून से लथपथ लाश मिली, जबकि दूसरा नाती कंवल हत्यारों की बेरहमी के बाद भी जिंदा बच गया। हत्यारों ने परिवार के लोगों को मारने के लिए उनके शरीर पर चाकुओं से कई वार किए, जिससे पूरे घर में खून ही खून नजर आ रहा था। पुलिस दावा कर रही है कि इस सामूहिक हत्याकांड को लूटपाट की नीयत से नहीं बल्कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते अंजाम दिया गया है। इसमें जो 6 साल का बच्चा है कंवल, जो कि इस पूरे इंसिडेंट का आई विटनेस भी है, उससे अभी पुलिस की बात हुई है और उसके आधार पे कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली है, जिसके आधार पे एसएसपी देहरादून और उनकी टीम पूरी तरह से जिन सस्पेक्ट्स के पकड़ दकड़ के लिए अभी जस्ट रवाना हुई है। और इसमें जो सोर्स मिले हैं उससे लगता है अभी तक की इन्फॉर्मेशन से कि ये घर के अंदर ही किसी न किसी फैमिली मेंबर का हाथ होने के एक पुष्ट सूचनाएं और इन्फॉर्मेशन मिली है। पुलिस परिवार के जिंदा बचे कंवल नाम के बच्चे के ठीक होने का इंतजार कर रही है, जो इस सनसनीखेज वारदात का एकमात्र चश्मदीद है। हालांकि हत्यारे उसकी भी जान लेना चाहते थे, लेकिन वो बच गया और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अभी तक की जो इसमें जांच हुई है उससे ये प्रमाणित हो रहा है कि ये एक कोई लूट या डकैती के मकसद का मामला नहीं था। घर से कोई सामान भी नहीं गया, लेकिन एक पारिवारिक कलह के कारण ऐसा हुआ है। और जहाँ पे ये मेन घटना घटित हुई है, उन्हीं के बड़े निकट संबंधी जो हैं वो इस समय संदिग्ध माने जा रहे हैं और उनसे डिटेल में इसमें पूछताछ की जा रही है। क्या वाकई इस हत्याकांड को प्रॉपर्टी विवाद की वजह से अंजाम दिया गया है या फिर इसकी कुछ और वजह है, ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन जिस तरह से देहरादून में हाल के दिनों में लूटपाट और हत्याओं का दौर बढ़ा है, वो पुलिस की सुरक्षा दावों की पोल खोलता है। लोगों का आरोप है कि राज्य सरकार की मेहरबानी की वजह से एसएसपी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। अमन खुराना, भास्कर न्यूज, देहरादून। यूपी में लगातार हो रही हत्या की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां जनता की सुरक्षा का जिम्मा उठाए नेता भी बेखौफ अपराधियों का शिकार बन रहे हैं, वहां भला आम आदमी की क्या बिसात। जी हां, बुलंदशहर की शिवपुरी कॉलोनी में रहने वाले बीजेपी नेता की कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। देखिए ये हमारी रिपोर्ट। बीजेपी नेता की हत्या, हत्यारों ने मारी 5 गोलियां, हत्यारों का सुराग नहीं। यूपी में लगातार बढ़ती हत्या की वारदात अब थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि आम आदमियों को तो छोड़ो, अब तो यहाँ नेता भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है बुलंदशहर की शिवपुरी कॉलोनी में,
जहां एक बीजेपी नेता राजकुमार उर्फ हब्बू की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके वारदात से फरार भी हो गए। मैं पापा के बराबर में खड़ा हुआ था, वो 3 लोग ने घर के बराबर में स्कूटी रोकी और 2 लोग उधर के आए और वो एक आदमी ज्यादा बड़ा था, मोटा था और वो लोग गोली मारना शुरू कर दी थी एकदम से। मीडिया से बातचीत के दौरान राजकुमार के बेटे ने बताया कि पिता जब गुरुवार की शाम टहलने के लिए घर से बाहर निकले थे, तभी 3 हत्यारे काली एक्टिवा स्कूटी में सवार होकर आए और राजकुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हत्यारों ने बीजेपी नेता को 5 गोलियां मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जब तक आस पड़ोस के लोग कुछ समझ पाते, हत्यारे फरार भी हो गए। आखिर बीजेपी नेता की किसी से भला क्या दुश्मनी थी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। इनकी प्रॉपर्टी के संबंध में क्या बातें हैं और क्या मामले चल रहे हैं, इनके परिवार से पूछताछ कर और इस पर जल्दी घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी है। पुलिस इस बात का पड़ताल कर रही है कि आखिर बीजेपी नेता की इस बेरहमी से क्यों हत्या कर दी गई। सूबे में कानून व्यवस्था कितनी लचर है, इस वारदात से मालूम चलती है। जब जनता को सुरक्षा का वादा करने वाले ही खतरे में हैं, तो आम लोगों की क्या बिसात। सबीर अली, बुलंदशहर, भास्कर न्यूज। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भी एक युवक की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि मृतक युवक अपने ही गांव की दूसरी जाति की एक लड़की से प्रेम करता था, जिसके चलते प्रेमिका के परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस इसको आत्महत्या मान रही है। देखिए क्या है ये पूरा मामला। फिर हुआ प्यार का कत्ल। प्रेमिका की परिजनों पर प्रेमी की हत्या का आरोप। पुलिस बता रही है खुदकुशी। यूपी के बरेली में सचिन नामक युवक की मौत सवालों में है। सचिन के परिजनों का आरोप है कि सचिन अपने घर के पास ही रहने वाली जिस लड़की से प्रेम करता था, वो इनकी बिरादरी की नहीं थी। इसलिए उसके घर वाले सचिन की जान के दुश्मन बन गए और उन्होंने ही सचिन की जहर देकर हत्या कर दी। बुद्धसन की लौंडिया भागी थी मेरे लौंडे को लेके, ले जाके बाद में लौंडिया को गायब कर दिया, मेरे लौंडे को मार दिया, मेरे लौंडे को मार दिया, मुझे मेरी पूरी फैमिली को मारते हैं। पुलिस वालों ने भी घेर घेर के रात में मुझे भगाया, सब पूरे मोहल्ला बंद कर दिया पुलिस वालों ने। कैमरे के सामने बिलखते सचिन के पिता का कहना है कि सचिन अपनी प्रेमिका के साथ 10 अक्टूबर को पहले अचानक लापता हो गया था। सचिन के पिता और परिजनों ने दोनों की बहुत तलाश की, लेकिन इनका कोई सुराग नहीं मिला। उधर सचिन की प्रेमिका के घर वालों ने भी सचिन पर बेटी को किडनैप करने का केस दर्ज करवा दिया। पुलिस की तहकीकात जारी थी कि इस बीच गुरुवार को सचिन बेहोशी की हालत में अपने गांव नवादा शिखान से कुछ दूरी पर मिला, लेकिन जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जाता, उसकी मौत हो गई। इनके घर में सबको पता थी भैया, सबको पता थी, माँ को, बाप को, भैया को, सबको पता थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे किसी ने नहीं बताया। फिर 12 तारीख को मुझे पकड़ के लाए विसारत गंगा पे, मुझे मारा, मुझे उठा के लेके जा रहे थे और भी वहाँ बहुत लोग थे, चंगेमल मौर्य जाने कौन कौन थे। सचिन के परिजन बेटे की मौत के लिए लड़की के परिजनों को सीधे तौर पर जिम्मेदार बता रहे हैं। सचिन के परिजन इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका आरोप है कि जब सचिन अपनी प्रेमिका के साथ गायब हुआ था, तब प्रेमिका के घर वालों ने इनकी पिटाई तक की थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की और अब पुलिस सचिन की मौत को आत्महत्या बताने में जुटी है। कोई जरूरत नहीं है पुलिस जो खुदकशी करेगी। पुलिस को तो रुपया मिल गया, हम तो मुंह पे कहेंगे पुलिस की, हमें डंडे क्यों मार रही है पुलिस। वहीं पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि सचिन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सचिन की लाश के पोस्टमार्टम के बाद ही सचिन की मौत की असली वजहों का खुलासा होगा। कल इसकी मृत्यु हो गई इस लड़के की, मुंह से झाग निकल रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पे इसकी डेथ हो गई। ये भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, वो अवेटेड है। अभी पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
सचिन की मौत खुदकुशी है या फिर हत्या, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतना तो सच है कि हम लाख तरक्की के दावे कर लें, लेकिन अब भी हमारे समाज में प्रेम करने वालों को आजादी नहीं है। कभी झूठे स्वाभिमान तो कभी बिरादरी में बदनामी के नाम पर प्रेम करने वालों को शिकार बनाया जा रहा है। जावेद खान, भास्कर न्यूज, बरेली। जुर्म को बेपर्दा करने का यह सफर यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। यूपी के फतेहपुर में एक पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दहेज नहीं देने पर परिवार वालों की मदद से उसने अपने पत्नी को इतनी यातनाएं दी कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पति ने दहेज नहीं मिलने पर पत्नी को मारने पीटने के साथ जिस्म फरोशी के धंधे तक में डालने की कोशिश की। इतना ही नहीं, इस हैवान ने पत्नी को चलती ट्रेन तक से फेंक दिया। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार। इस गमगीन आंखों को देखने से पता चल रहा है कि इसमें कितना दर्द छिपा है। ये दर्द किसी और ने नहीं बल्कि इस महिला के ही हम सफर ने दिया है, जिसके साथ इसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वही इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा। जिसके साथ इसने सपनों का संसार सजाया था, उसी ने दहेज नहीं मिलने पर इसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। प्रतिभा के पति अंकित सक्सेना ने इसके साथ क्या जुल्म ढाए हैं, वो दर्द इसकी बातों से साफ पता चल रहा है। यहाँ सर पे, हाँ सर पे ट्रेन में मारते थे, उसके बाद बाल काट दिए थे, फिर वहाँ से फेंक दिए और यहाँ पे घाव है, यहाँ पे है, और उंगली प्लास से दबाते थे। प्लास से उंगली दबाते? हाँ, और यहाँ भी दर बने हुए। ये कौन दबाता था उंगली? लड़के, वो लड़का जिसके साथ शादी हुई है। मतलब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ इस तरीके की हैवानियत कर रहा था? और लड़के का चाचा हाथ पकड़ रखा था, लड़के की मम्मी पैर पकड़ रखी थी। यूपी के फतेहपुर की रहने वाली प्रतिभा की शादी 5 साल पहले कानपुर के अंकित सक्सेना नाम के युवक के साथ हुई थी। आरोप है कि शुरू से ही पति और ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे। बेटी की खुशी के लिए प्रतिभा के पिता महावीर ने अपनी हैसियत से ज्यादा पैसे और गहने देकर बेटी को विदा किया, लेकिन वो दहेज लोभी कहां मानने वाले थे। कुछ ही वक्त के बाद इसके साथ जो कुछ भी होने लगा, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कह रहे थे धंधा करवाने के लिए, लड़के का चाचा बोला हम तो ड्यूटी चले जाते हैं और लड़के की मम्मी चली जाती, इसको बंद कर देंगे कमरे के अंदर, 4-5 लड़के विशेष के धंधा करवाएंगे। दिल्ली से लेके आए, उसके बाद स्टेशन के पास 2-4 लड़के थे, वो देख के खूब हंस रहे थे, तो हम डर गए थे। तो हमने कहा पता नहीं क्यों हंस रहा है। फिर हमको अंदर बैठाया गया है, 2 बार बाथरूम ले गए, तो बाथरूम नहीं लगी, फिर हम वापस आ गए। फिर तीसरी बार लेके गए बाथरूम में, हमारा ये धड़ पकड़ लिए, तो हम रोने लगे, कहा आवाज़ बंद है, चुप हो गए। तो फिर हम मुँह बांध दिए थे, हाथ पैर बांध के फिर मारे थे। लात से नाखून नोच रहे थे और सर मुड़वा दिए, चाकू से मारते रहे और बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित की। थाने में हम न्याय के लिए आए, बाकी कोई न्याय हमें मिल नहीं रहा, ना हमारी FIR दर्ज हो रही, ना कुछ हो रहा है। आरोपी के दहेज का लालची पति इसे घर में बंद करके रखता था और एक वक्त का खाना देता था। गुजरते वक्त के साथ प्रतिभा पर अत्याचार और बढ़ने लगा। प्रतिभा के मुताबिक अंकित इसे झूठे बहाने बनाकर अपने साथ दिल्ली ले गया और फिर वहां शुरू हुए इसकी जिंदगी के और भी बुरे दिन। प्रतिभा को अंकित ने जिस्म फरोशी के कारोबार में भी धकेलने की कोशिश की। प्रतिभा के विरोध पर चाकू से इस पर वार किया जाता और हाथ पैर जलाया जाता। हद तो तब हो गई जब एक दिन अंकित ने प्रतिभा के बाल तक काटकर इसे चलती ट्रेन से फेंक दिया। जो उत्पीड़न हुआ तो इस संबंध में थाने पे इनको बुलाया जा रहा है, थाने पर भी पंजीकृत है, उसकी विवेचना करेंगे और जो दोषियों को सजा दिलाएंगे। फिलहाल अब प्रतिभा ने इंसाफ के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया है। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे समाज से इन दहेज लोभियों की मानसिकता कब खत्म होगी?
आखिर कब तक प्रतिभा जैसी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती रहेगी? देवेंद्र वर्मा, भास्कर न्यूज, फतेहपुर। अब हम आपको मिलवाते हैं शराब के एक ऐसे तस्कर से जिसने धौंस जमाने के लिए खुद को केंद्र सरकार का दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बताकर अपने इलाके में जुलूस भी निकाला। यही नहीं, उसकी सुरक्षा में पुलिस की टीम भी उसके साथ रही। चौंका देने वाली यह वारदात यूपी के मेरठ की है। आप भी मिलिए इस फर्जी मंत्री से जिसने बीजेपी के आला नेताओं के भी होश उड़ा दिए। खुल गई फर्जी नेता की पोल। खुद को राज्य मंत्री बताकर निकाल रहा था जुलूस। पुलिस भी थी सुरक्षा में तैनात। हमारे देश में एक से बढ़कर एक नटवरलाल हैं, जो भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने में माहिर हैं। अब मेरठ में जनता की रीच मौजूद इस शख्स को ही देखिए, किस तरह से इसका गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला जा रहा है। असल में इस जुलूस के साथ जनता का अभिवादन कर रहा यह शख्स सैयद ताजीम अब्बास है, जो खुद को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चेयरमैन बताकर राज्य मंत्री के रूप में जनता के सामने पेश कर रहा है। और इसकी सुरक्षा में इसके साथ पुलिस की टीम भी चल रही है। लेकिन सैयद ताजीम की असलियत कुछ और ही है। ताजीम अब्बास नाम का आदमी है, ये एक तरह से अपराधी है। इससे पहले शराब माफिया के रूप में जेल जा चुका है। एसएसपी की प्रेस वार्ता का इसका फोटो भी है। और जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है। इससे पहले हमने सुना है कि हरियाणा में क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बताकर एक बार फर्जीवाड़े में पकड़ा जा चुका है। जो हमें जानकारी मिली है, मामला फर्जीवाड़े का लग रहा है। सैयद ताजीम शराब का तस्कर है और कुछ दिनों पहले ही इसे गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन जब ये छूटा तो ठगी के लिए ये खुद भाजपा का बोगस मंत्री बन बैठा और मेरठ की जनता पर असर छोड़ने के लिए इसने अपना जुलूस निकालकर सम्मान तक करवाया। लेकिन जब इसकी भनक भाजपा के आला नेताओं को लगी तो वो सख्ते में रह गए। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और स्थानीय नेताओं ने भी काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसा कोई भी निर्णय विधिवत जारी होगा, यदि होगा तो, और इसके बाद उनको एस्कॉर्ट देना। विरोध को जब मुझसे मेरे अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष ने पूछा तो मैंने कहा निश्चित विरोध करो, थाने पर लिख कर दो। थाने पर लिख कर देने के बाद एस्कॉर्ट प्राप्त व्यक्ति एस्कॉर्ट के साथ मेरठ छोड़ गया, उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली भाग गया। राज्य बीजेपी अध्यक्ष के अलावा सैयद ताजीम की धोखाधड़ी की शिकायत देश के गृह मंत्रालय तक भी पहुंची और फौरन पुलिस को जानकारी देकर इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया। पुलिस ने भी आनन फानन में सैयद अब्बास की सुरक्षा में चल रहे पुलिस वालों को हटा दिया। बाद में ये जानकारी आई कि ये व्यक्ति संदिग्ध है, तो इस नाते से इसको हटा लिया गया। और अब इसकी प्रारंभिक छानबीन से ये बात पता चला है कि उनको इस तरह की कोई सुरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो उसमें अभी उपनिरीक्षण करके कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की तफ्तीश जारी है। वो जांच के बाद इस बोगस मंत्री पर कार्रवाई की बात कह रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे पुलिस अधिकारियों के पास इतना भी वक्त नहीं कि वो किसी सुरक्षा दे रहे हैं, उसकी पड़ताल भी करें। अब देखना होगा कि बोगस मंत्री सैयद अब्बास का चेहरा बेनकाब होने के बाद क्या इसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा या फिर इसे यूं ही एक और संगीन अपराध करने के लिए आजाद रहने दिया जाएगा। मनोवर चौहान, भास्कर न्यूज, मेरठ। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए, रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।